बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने 3 छोटे छोटे ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है। पहले जो ऑर्गेनेली है पेरोक्सिसोम। अच्छा, ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह है और जिसने डिस्कवर किया है वो वही है जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। क्रिस्टियन डिड्यूव ये साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इन पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर भी उसी तरह है जिस तरह लाइसोसोम का है कि एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, लेकिन एंजाइम्स की नेचर का फ़र्क है। लाइसोसोम जो पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था तो उसमें हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम होते, लेकिन यहाँ हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। तो सबसे पहले हमारे पास इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम के बारे में हमने कहा था मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट वगैरह में आमतौर पे वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये तकरीबन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी के एंजाइम होते हैं और ज़्यादातर एंजाइम ऑक्सीडेटिव हैं। ऑक्सीडेटिव वो एंजाइम होते हैं जिन्होंने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करनी है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को चलाना है। ऑक्सीडेशन है क्या? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव करना किसी भी, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस ऑक्सीडेशन का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल हैं जो आफ्टर ऑक्सीडेशन उनकी टॉक्सिसिटी जो है, उनका जो जहरीलापन है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है या कम हो जाता है। तो इनका जो प्राइमरीली फंक्शन है, यानी इनका जो मेन फंक्शन है वो टू गेट रिड द सेल, सेल को निजात देना। गेट रिड का मतलब है सेल को निजात देना ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीली चीज़ों से। जैसे कुछ पेरोक्सिसोम होते हैं लिवर सेल्स के अंदर, इन लिवर सेल्स, तो वो क्या कर रहे होते हैं? अल्कोहल और जो दूसरी खतरनाक चीज़ें हैं उनको ऑक्सीडेशन के ज़रिए से डिटॉक्सीफाई कर रहे होते हैं। डिटॉक्सीफाई का क्या मतलब है? उनके जहरीले असर को ख़त्म कर रहे होते हैं। यानी अल्कोहल बॉडी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब वो लिवर में जाएगा तो वो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन जो लेस टॉक्सिक होंगे, जिनके जहरीले असर कम होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास लिवर सेल हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म इनमें होता है। अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और एल्डिहाइड अल्कोहल के मुकाबले में बॉडी के लिए कम टॉक्सिक है। क्लियर? तो बहरहाल इनका मेन काम ये है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रही हैं उनको न्यूट्रल करना या उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी ऑर्गेनेली के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें टॉक्सिक रिमूवल का काम जितना ज़्यादा होगा उतना ही पेरोक्सिसोम की जो क्वांटिटी है उनमें ज़्यादा होगी। जैसे लिवर में बहुत ज़्यादा होता है, किडनी सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन दो किस्म के ऑर्गन्स की जो सेल है उनमें पेरोक्सिसोम्स की जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल, जैसे मैं मिसाल अल्कोहल की देता हूँ, तो अल्कोहल को जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं पेरोक्सिसोम, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से एक तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन साथ उसके एक और प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है H2O2। H2O2 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। और ये सिर्फ अल्कोहल के केस में नहीं बन रहा, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर H2O2 एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट फायदेमंद भी हो सकती है, बाई प्रोडक्ट नुकसानदेह भी हो सकती है। तो H2O2 ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो बहरहाल काफ़ी सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, उसमें H2O2 एज ए बाई प्रोडक्ट, एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा होता है। और पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेज। अब ये चूंकि टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब ये कैटालेज क्या करेगा? H2O2 की ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन के बाद पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो H2O2 टॉक्सिक है, लेकिन जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, अब ना ये टॉक्सिक है ना ये टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक चीज़ ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो गया जो इवन फ़ायदेमंद है। लाजमी नहीं कि फ़ायदेमंद हो, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बहरहाल पेरोक्सिसोम के एक फंक्शन ये है कि H2O2 जो बहुत सारी सेलुलर सेलुलर केमिकल रिएक्शन की बाई प्रोडक्ट है उनको तोड़ना और ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करना जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मेन काम पेरोक्सिसोम का ये है कि इसने बॉडी को टॉक्सिक चीज़ों से बचाना। तो खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स के अंदर पेरोक्सिसोम की जो अमाउंट वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए या इसके एंजाइम कम हो जाए
तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता पैरोक्सिसम में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब किसी चीज़ का ख़राब होना, मेटाबॉलिज्म का ख़राब होना, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनेली में चूंकि एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स ने कैटालाइज करना होती है केमिकल रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर खुदा न खास्ता इन एंजाइम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इस मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कोई भी ऐसे हमारे पास कंडीशन जिसमें एंजाइम में प्रॉब्लम आता है ना, तो वो मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देता है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज करता है। जैसे एक मिसाल दी गई है ज़ेल्वीगर सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाए, कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। बाज़ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें आमतौर पे एक ही चीज़ इफेक्ट हो रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है तो हम कहते हैं फेफड़े इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें गुर्दे भी इफेक्ट हो, फेफड़े भी इन्फेक्ट हो, दिल भी इफेक्ट हो, इसी तरह स्टोमक भी इफेक्ट हो, ब्रेन भी इफेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो सिंड्रोम उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें मल्टीपल आप कह सकते हैं डिजीजेज उस शख्स के अंदर हो। तो चूंकि पैरोक्सिसोम का काम है टॉक्सिक को रिमूव करना, अगर पैरोक्सिसोम की अमाउंट कम हो या बिल्कुल ना हो तो ज़ाहिर बात है आप ये समझ लें कि बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें जमा होना शुरू हो जाएंगी, और वो जो टॉक्सिक चीज़ें वो कोई एक ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करेंगी, वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करेंगी। तो इस वजह से कहा जाता है जो ज़ेल्वीगर सिंड्रोम है, इट इज़ अ मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की बीमारी है, करेक्टराइज बाई, और इसकी पहचान के एब्सेंस और रिड्यूस नंबर ऑफ पैरोक्सिसोम। इसमें पैरोक्सिसोम की तादाद कम हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, और ये कंजेनिटल है बाई बर्थ। कंजेनिटल का मतलब क्या होता है? बाई बर्थ। और इसका अभी तक कोई इलाज या ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, और अगर किसी बच्चे में ये हो तो 1 साल के अंदर ही वो बच्चा दुनिया से चला जाता है। तो अल्लाह ताला इन ऐसी बीमारियों से बचाए। उसके बाद हमारे पास एक और छोटे से ऑर्गेनेली हैं जिनको ग्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है। अगेन बिल्कुल पैरोक्सिसोम और लाइसोसोम की तरह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम, लेकिन इनके अंदर एंजाइम के नेचर का फ़र्क होता है। जैसे लाइसोसोम में डिफरेंट एंजाइम है, पैरोक्सिसोम में डिफरेंट एंजाइम है, तो ग्लाइऑक्सिसोम में भी डिफरेंट एंजाइम है, और ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। ये सिर्फ, और सारे प्लांट में भी नहीं होते, सिर्फ उन प्लांट में ये ज़्यादा होते हैं जिनके बीज में लिपिड स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे कैस्टर बीन और सोयाबीन, यानी जिन बीजों से तेल निकलता है उनके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? जैसे आप ये समझ लें कि एक प्लांट है, इसने अपनी अगली जनरेशन को चलाने के लिए बीज पैदा करने हैं, और बीज सीड है क्या? सीड कोट उसके अंदर एम्ब्रियो, सीड कोट उसके अंदर एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास सीड की डेफिनेशन है, एक छोटा सा एम्ब्रियो अंदर होगा और सीड कोट होगा। अच्छा, अब ये सीड किस वक्त ग्रोथ शुरू करेगा या किस वक्त जर्मिनेट करेगा? जर्मिनेशन का मतलब है कि ये एम्ब्रियो किस वक्त ग्रो करके पौधा बनाएगा, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। ये डिपेंड करता है कि पहले सीड ज़मीन में डाला जाए, फिर उसको न्यूट्रिएंट मिले, उसको ऑक्सीजन मिले, उसको पानी मिले, फिर जाके ये ग्रोथ शुरू करता है। लेकिन ये काम कब होगा? जैसे काफ़ी सारे दरख्तों के बीज हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता है, हो सकता है वो 3 साल बाद इस्तेमाल हो, 4 साल बाद इस्तेमाल हो, 5 साल बाद इस्तेमाल हो। तो बहरहाल प्लांट क्या करते हैं इस एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो लिविंग सेल्स हैं और लिविंग सेल को तो हर वक्त फूड चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, जिस प्लांट ने इन बीजों को बनाया है, इन सीड्स को बनाया है, वो इसके अंदर फूड को स्टोर कर देते हैं। और फूड की 2 शक्लें हो सकती हैं, लिपिड्स या कार्ब्स, लिपिड्स या कार्ब्स। क्लियर? तो ये उन सीड्स में ज़्यादा होते हैं जिनमें लिपिड्स एज ए फूड सीड के अंदर स्टोर होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब जिन प्लांट के अंदर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, जैसे पी प्लांट, मटर का पौधा है, उसके बीज में कार्बोहाइड्रेट ही स्टोर होते हैं फूड के तौर पे। अब उसको तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो इन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले दे। लेकिन वो प्लांट जिनमें लिपिड स्टोर है उनको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सेल ने एनर्जी लेनी है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि प्राइमरी और मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और जब इस प्लांट की जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन से क्या मुराद है, इससे
पौधा निकलता है, तो इस जर्मिनेशन के वक्त तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी और रैपिड एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से ग्लाइऑक्सिसोम ऐसे एंजाइम्स रखते हैं जो इन लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उन कार्बोहाइड्रेट से फिर एम्ब्रियो एनर्जी ले सके। क्लियर? तो दीज ऑर्गेनेली कंटेन एंजाइम दैट कन्वर्ट लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और वो साइकिल जो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम का नाम ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया है, तो ऐसी बॉडीज, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हो रहा है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। अच्छा, पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, उसको तोड़ना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है, उसको ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड चुके ये, और सिर्फ ये नहीं कि ये H2O2 को ही ऑक्सीडाइज या डिटॉक्सीफाई करते हैं, करते तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इसकी वजह से इनको नाम दिया गया पेरोक्सिसोम, कि ऐसी बॉडी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व हो, तो वो पेरोक्सिसोम कहलाते हैं। तो ग्लाइऑक्सिसोम को ग्लाइऑक्सिसोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन कि जब बीज से पौधा निकल रहा होता है, तो दीज ऑर्गेनेली कन्वर्ट लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, वो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट इज ए रैपिड सोर्स ऑफ एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जिस वक्त हमारे पास पौधा निकल आता है और पौधे में पहला पत्ता बनता है, तो प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है, और फोटोसिंथेसिस में जो मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की है, तो इस वजह से फिर इनको इन ऑर्गेनेली की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले ग्लाइऑक्सिसोम ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, और प्लांट में भी ज़्यादातर उनमें अबंडेंटली पाए जाते हैं जिनमें लिपिड स्टोर है सीड के अंदर, और ये सिर्फ जर्मिनेशन के वक्त ही पाए जाते हैं। जो मैच्योर प्लांट होता है, जो फुली ग्रोन प्लांट होता है, उसमें क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस की जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। बाकी चीज़ें जो है ना, लिपिड और प्रोटीन और जो दूसरी चीज़ें, वो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल रिएक्शन से बन रही होती है। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो जब एक प्लांट खुद कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू कर देगा, तो फिर तो इस कन्वर्शन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और स्ट्रक्चर है, दरमियान में वैक्यूल का टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में ध्यान में रखेंगे। सेंट्रियोल एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो चीज़ क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ हो और एक प्रॉपर डायमीटर हो, तो इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। हॉलो का मतलब होता है कि वो अंदर से खाली हो। तो सेंट्रियोल इसी तरह का स्ट्रक्चर है कि अंदर से खाली होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो जैसे ये मार्कर भी सिलेंड्रिकल है, इसकी प्रॉपर लेंथ है और एक प्रॉपर डायमीटर है। ठीक है, और इसकी जो दीवारें होती है उनके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन वो जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल छोटी छोटी ट्यूब्स को कहा जाएगा। यानी इनकी जो दीवारें हैं, जैसे हम कहते हैं ना, पाइप जो है ना, पानी वाला पाइप, उसकी दीवारें प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, अब जैसे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर से हालो खाली है, तो इसकी दीवारें प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इसी तरह जो सेंट्रियोल है, उसकी जो दीवारें हैं वो छोटी छोटी मजीद ट्यूब्यूल से बनी होती हैं, और उनकी तादाद कितनी है? 27। और ये जो 27 है वो 3-3 के ग्रुप की शक्ल में है। एक ग्रुप ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। ठीक है, 3-3 की। जिस वजह से इसको हमने कहा 9 ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में कितनी होती है? 3। तो ट्रिपलेट है कितने? 9। तो 9 को मल्टीप्लाई करें 3, तो 27 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरह की ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है इसकी दीवारों के अंदर। तो बहरहाल आप लोगों ने इसको अच्छी तरह ड्रा कर लेना। क्लियर? अच्छा, यूकैरियोट में कभी भी सेंट्रियोल अकेला नहीं पाया जाता। वो जब भी पाया जाएगा वो हमेशा पेयर की शक्ल में पाया जाएगा। और पेयर के जो दोनों मेंबर, जैसे मैं यहाँ एक मैंने ड्रा किया, दूसरा एक ये होगा, दूसरा, तो ये एक दूसरे के लिहाज से राइट एंगल 90 के। और ये आमतौर पे न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ होते हैं, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन आ गई। फॉर्मेशन क्या है? सीलिया और फ्लैजेला को बनाने के लिए सेंट्रियोल इस्तेमाल। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है?
ये काफ़ी सारे सेल को मूव करवाने के स्ट्रक्चर है। सीलिया और फ्लैजेला में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, फ्लैजेला आमतौर पे तादाद में थोड़े होते हैं और लेंथ में ज़्यादा होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन होते शॉर्ट हैं। लेकिन दोनों का काम ये है कि इन्होंने सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। आगे सीलिया और फ्लैजेला सेंट्रियोल कैसे बनाते हैं इसका पूरा आर्टिकल आगे है, उसको इंशाल्लाह आगे ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह सपोज कर लेते हैं ये सेल है, इसमें जो फ्लैजेला है वो सेंट्रियोल से मिलके बना है, लेकिन फ्लैजेला की जो बॉडी है, बेस जहां फ्लैजेला सेल के अंदर एंकर है, फिक्स है, जाहिर बात है फ्लैजेला किसी न किसी स्ट्रक्चर पे तो लगा होगा। ये स्ट्रक्चर बेसल बॉडी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? बेसल बॉडी इसको कहा जाता है। अब ये जो बेसल बॉडी है ये भी एक सेंट्रियोल ही है, ये भी एक सेंट्रियोल है। तो आप ये समझ लें कि फ्लैजेला और सीलिया को सेल में जो एंकर करने का काम है वो भी सेंट्रियोल ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जब सेल डिवीजन होती है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर से क्या मुराद है कि हमारे पास जैसे एक सेल है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे जो धागे होते हैं जो क्रोमोसोम को सेपरेट जिन्होंने करना होता है, उनको स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस, ये सारे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता है ये भी सेंट्रियोल से ही निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर को असेंबल करने में, जोड़ने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, सेंट्रियोल प्लांट और फंजाई वगैरह में नहीं होते। अब क्या उनमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे? तो इसका जवाब है उनमें भी बनेंगे, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उन सेल के अंदर, प्लांट के अंदर और फंजाई के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ सेंट्रियोल की तरह के रीजन होते हैं जो सेंट्रियोल की तरह का काम कर रहे होते हैं, तो उनसे वो स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि प्लांट और फंजाई में सेंट्रियोल वाला, अच्छा जब सेंट्रियोल को हम कहेंगे ना तो ये वाला स्ट्रक्चर सेंट्रियोल कहलाएगा। अगर किसी चीज़ के अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ना हो, इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो, तो वो सेंट्रियोल्स नहीं कहलाएगा। तो प्लांट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर सेंट्रियोल नहीं बनाते, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्पिंडल अपरेटस के बनने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फंजाई और प्लांट के अंदर भी स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में मौजूद स्ट्रक्चर से निकल रहे होते हैं। हाँ, एनिमल सेल और प्रोटिस्टा वगैरह के अंदर आमतौर पे चूँकि सेंट्रियोल होते हैं तो इस वजह से वो स्पिंडल फाइबर बने। अब स्पिंडल फाइबर को अगर आप डिफाइन करना चाहें, व्हाट आर स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर वो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, क्रोमोसोम को अलाइन करता है, तरतीब लगाता है, फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करता है ताकि सेल डिवीजन पॉसिबल हो सके। तो ये स्पिंडल फाइबर की डेफिनेशन है। तो बहरहाल इसको अपने लफ्ज़ों में लिख लेना। तो ये हमारे 3 छोटे छोटे ऑर्गेनेली हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।